नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, किराए की संपत्तियों का मैनेजमेंट। जी हाँ। और इसके लिए हम ब्रैंडन और हीदर टर्नर की किताब द बुक ऑन मैनेजिंग रेंटल प्रॉपर्टीज से कुछ अहम बातें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करके, मतलब प्रॉपर्टी खरीदकर किराए पर दे देना, बस पैसिव इनकम शुरू। हाँ, ये धारणा काफी आम है, लेकिन ये किताब इस धारणा को थोड़ा तोड़ती है। ये बताती है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अपने आप में एक पूरा काम है, एक बिजनेस है। सही कहा। सिर्फ किराया इकट्ठा करना या कभी कभार कोई नल ठीक करवा देना, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, अगर इसे ठीक से एक सिस्टम से किया जाए तो हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं और सही मायने में लंबे समय तक अच्छी आय हो सकती है, वरना तो सिरदर्दी ज्यादा है। तो चलिए, इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। किताब के हिसाब से सबसे पहली और शायद सबसे अहम चीज क्या है? मेरा ख्याल है किराएदार ढूंढना। अध्याय 2 और 4 इसी पर है शायद। हाँ बिल्कुल, किताब का एक तरह से मूल मंत्र ही यही है, अच्छे किराएदार, कम समस्याएं। सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर यह है बहुत गहरा। तो सवाल ये है कि अच्छे किराएदार मिलते कैसे हैं? क्या कोई जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी तो नहीं, पर एक प्रक्रिया जरूर है। किताब इसी पर बहुत जोर देती है, एक तयशुदा व्यवस्थित स्क्रीनिंग प्रोसेस। अच्छा, जैसे कि क्या क्या शामिल होता है इसमें? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। हाँ, जिसमें सारी जरूरी जानकारी पूछी जाए। बिल्कुल। फिर आता है बैकग्राउंड चेक, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह देखना, क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना बहुत जरूरी है। इससे उनकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी का पता चलता है। क्रेडिट रिपोर्ट, ये अहम है। इससे पता चलता है कि वो अपने बिल वगैरह टाइम पर देते हैं या नहीं। एग्जैक्टली। फिर उनके पिछले मकान मालिक से बात करना, ये बहुत जरूरी है। उनसे पूछना कि उनका अनुभव कैसा रहा, किराया टाइम पर मिलता था, प्रॉपर्टी का ध्यान रखते थे। हाँ, ये तो सीधी जानकारी मिल जाती है। और नौकरी, उसका वेरिफिकेशन। हाँ, उनकी नौकरी पक्की है या नहीं, आय कितनी है, क्या वो किराया आराम से दे पाएंगे, ये सब कंफर्म करना होता है। और किताब में एक नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क की भी बात है। वो क्यों? हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, पर इसके पीछे लॉजिक ये है कि सिर्फ गंभीर आवेदक ही अप्लाई करें। जो लोग वाकई दिलचस्पी रखते हैं, वो शायद ये छोटा सा शुल्क देने में हिचकेंगे नहीं। इससे टाइम बचता है। समझ गया। तो ये पूरी प्रक्रिया एक फिल्टर की तरह काम करती है। बिल्कुल। और सिर्फ अच्छे किराएदार लाने के लिए ही नहीं, ये मकान मालिक के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच भी है। सुरक्षा कवच कैसे? सोचिए, अगर आपने बिना जांच पड़ताल के किसी को रख लिया और बाद में किराया देर से आने लगा, या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, या सबसे बुरी स्थिति, उन्हें निकालने की नौबत आ गई, यानी इविक्शन। हाँ, एविक्शन तो बहुत लंबा और खर्चीला प्रोसेस हो सकता है। वही तो, एक अच्छी स्क्रीनिंग प्रक्रिया आपको इन सब झंझटों और खर्चों से काफी हद तक बचा सकती है। ये दिखाता है कि आप इसे पेशेवर तरीके से कर रहे हैं, भावनाओं में बहकर नहीं। ये रिस्क मैनेजमेंट है। सही बात है। अच्छा, मान लीजिए हमें एक अच्छा किराएदार मिल गया इस प्रक्रिया से। हाँ। अब अगला कदम, मेरा ख्याल है विज्ञापन और कानूनी समझौता। अध्याय 3 और 5 शायद इसी के बारे में है। जी, अब किराएदार तो मिल गया, लेकिन ये सफर शुरू कैसे हुआ था? विज्ञापन से। तो विज्ञापन कैसा होना चाहिए? आकर्षक तो हो, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि ईमानदार हो, है ना? बिल्कुल। साफ सुथरी अच्छी तस्वीरें हों प्रॉपर्टी की, अंधेरे कमरे की फोटो नहीं। हाँ, और जो सुविधाएं हैं उनका सही सही जिक्र हो, बढ़ा चढ़ा कर नहीं। सही। और सही जगह पर विज्ञापन देना भी जरूरी है। आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत हैं, सोशल मीडिया है, जहां आपके टारगेट किराएदार हों वहां दिखना चाहिए। ठीक है, विज्ञापन हो गया, किराएदार आ गया। अब सबसे जरूरी चीज, लीज एग्रीमेंट। इस पर किताब क्या कहती है? किताब कहती है कि ये आपके रिश्ते की कानूनी नींव है, और ये नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ और स्पष्ट। क्या क्या बातें जरूर होनी चाहिए इसमें? हर छोटी बड़ी बात, जैसे किराया कितना है, कब देना है, किस तरीके से देना है, कैश, चेक, ऑनलाइन, देर होने पर कितनी लेट फीस लगेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, और वो किन शर्तों पर वापस होगा या काटा जाएगा। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होगी? छोटी मोटी मरम्मत कौन कराएगा, बड़ी कौन। अच्छा, ये भी साफ होना चाहिए। हाँ। फिर घर में कौन कौन रह सकता है, पालतू जानवर अलाउड है या नहीं, अगर है तो क्या नियम है,
स्मोकिंग की क्या पॉलिसी है। ये सब बातें अगर पहले से तय हों तो बाद में झगड़े की गुंजाइश कम हो जाती है। बिल्कुल कम हो जाती है। किताब तो यहाँ तक सलाह देती है कि अपना लीज एग्रीमेंट किसी वकील से जरूर रिव्यू करवा लें ताकि वो स्थानीय कानूनों के हिसाब से सही हो और उसमें कोई कमी ना रह जाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वकील की सलाह लेना। हाँ, क्योंकि अगर बाद में कोई कानूनी विवाद होता है तो यही एग्रीमेंट आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। ये न सिर्फ आपके हितों की रक्षा करता है बल्कि किराएदार को भी स्पष्टता देता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। सही है। तो विज्ञापन सही लोगों को लाता है और लीज एग्रीमेंट उस रिश्ते को सही तरीके से बांधता है। एग्जैक्टली। ये दोनों मिलकर एक पेशेवर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की नींव रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी के रखरखाव और किराए वसूली पर। अध्याय 6 और 8। किताब कहती है कि रखरखाव में ढील देना ठीक नहीं है। हाँ, ये बहुत आम गलती है। लोग सोचते हैं चलता है, लेकिन रखरखाव में देरी से दो बड़े नुकसान होते हैं। एक तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, दूसरा किराएदार परेशान होते हैं और आपकी प्रतिष्ठा खराब होती है। और खराब प्रतिष्ठा वाले मकान मालिक के पास अच्छे किराएदार आना कम हो जाते हैं। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र बन सकता है। इसलिए किताब कहती है कि नियमित निरीक्षण करें, मतलब साल में 1-2 बार सही नोटिस देकर प्रॉपर्टी की कंडीशन देखें। हाँ, ताकि कोई बड़ी समस्या बनने से पहले ही पता चल जाए। सही। और आपके पास भरोसेमंद ठेकेदारों या कारीगरों की एक लिस्ट होनी चाहिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, ताकि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत किसी को भेज सकें। ये तैयारी जरूरी है। और शिकायतों के लिए किराएदार कैसे बताएगा कि कुछ दिक्कत है? उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ईमेल हो या कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऐप हो। एक तय तरीका हो जिससे किराएदार आसानी से शिकायत दर्ज करा सके और आपको पता चले कि उस पर क्या एक्शन लिया गया है। अच्छा, अब आते हैं किराया वसूली पर। ये तो सबसे अहम हिस्सा है। जाहिर है, कैश फ्लो ही तो बिजनेस की जान है। किताब यहाँ पर पारंपरिक तरीकों से थोड़ा हटकर सोचने को कहती है। मतलब नकद किराया लेने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके, हाँ। नकद में हिसाब रखना मुश्किल होता है, रसीद का चक्कर रहता है और सुरक्षा का भी मामला है। डिजिटल तरीके ज्यादा बेहतर हैं। जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफर। हाँ बिल्कुल, इनसे पैसा सीधा आपके अकाउंट में आता है, उसका रिकॉर्ड रहता है और सब कुछ पारदर्शी होता है। आपको बस किराया, ड्यू डेट और लेट फीस के नियम साफ रखने हैं। तो मतलब रखरखाव में प्रोएक्टिव होना और किराया वसूली में डिजिटल और व्यवस्थित होना, ये जरूरी है। बिल्कुल। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस से प्रॉपर्टी की उम्र बढ़ती है, किराएदार खुश रहते हैं और व्यवस्थित किराया वसूली से आपका कैश फ्लो स्मूथ रहता है और हिसाब किताब साफ। दोनों ही चीजें बिजनेस के लिए अच्छी हैं। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं कम्युनिकेशन, समस्याओं और रिकॉर्ड रखने पर। अध्याय 7, 9 और 10। मकान मालिक किराएदार का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पेशेवर। किताब इस पर बहुत जोर देती है। दोस्ती या बहुत ज्यादा अनौपचारिक रिश्ता बनाने से बचना चाहिए। सम्मानजनक और पेशेवर संवाद सबसे अच्छा है। मतलब उनकी शिकायतों पर समय पर जवाब देना। हाँ, और सिर्फ जवाब नहीं, एक्शन भी लेना अगर जायज है। उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना, बिना वजह बार बार परेशान न करना। लेकिन अगर समस्याएं आती हैं, जैसे किराया समय पर नहीं मिल रहा, तब क्या? देखिए, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। इसके लिए भी आपके पास एक तय प्रक्रिया होनी चाहिए जो लीज एग्रीमेंट में भी लिखी हो। पहला कदम क्या होगा? एक रिमाइंडर, फिर एक फॉर्मल नोटिस। लेट फीस कम लगेगी। और अगर फिर भी बात न बने तो? एविक्शन। एविक्शन हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। ये दोनों पक्षों के लिए बुरा है। कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत से हल निकले या कोई पेमेंट प्लान बन जाए। लेकिन अगर कोई और रास्ता ना बचे तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए एविक्शन करना पड़ सकता है। और इसके लिए भी सारे नियम पता होने चाहिए। मुश्किल है, पर तैयारी रखनी पड़ती है। और रिकॉर्ड रखने की क्या अहमियत है? ओह, ये बहुत ज्यादा अहम है। आप सोच भी नहीं सकते कितना। हर चीज का रिकॉर्ड रखना। हर चीज मतलब सारी आमदनी, किराया, लेट फीस आदि, सारे खर्चे, मरम्मत, टैक्स, बीमा, मैनेजमेंट फीस अगर कोई है, किराएदारों के साथ हुआ सारा कम्युनिकेशन, ईमेल, पत्र, मैसेज, लीज एग्रीमेंट, नोटिस, निरीक्षण रिपोर्ट, सब कुछ। बाप रे, ये तो काफी काम है। हाँ, लेकिन ये आपको बचाता है, कानूनी रूप से भी और टैक्स के मामले में भी। अगर कल को कोई विवाद होता है तो ये रिकॉर्ड आपके सबूत होते हैं और टैक्स भरते समय आपको सही आय और खर्चों का पता होता है। इसके लिए कोई टूल जैसे एक्सेल शीट? हाँ, गूगल शीट्स या एक्सेल से शुरू कर सकते हैं। अगर ज्यादा प्रॉपर्टी हैं तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो इन सब चीजों को आसान बना देते हैं।
रसीदें स्कैन करके सेव करना, सब कुछ डिजिटल रखना अच्छा रहता है। तो ये सब कुछ सही किराएदार, मजबूत लीज, रखरखाव, किराया वसूली, संवाद, रिकॉर्ड, ये सब मिलकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को एक सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल, ये एक व्यवस्थित बिजनेस है। आप सिर्फ मकान मालिक नहीं हैं, आप एक बिजनेस मैनेजर हैं। आपका नजरिया वैसा ही होना चाहिए। भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, भावनाओं को अलग रखना। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग अपनी प्रॉपर्टी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, लेकिन जब आप इसे किराए पर देते हैं तो ये एक निवेश है, एक बिजनेस एसेट है। फैसले तर्क और नियमों के आधार पर होने चाहिए, न कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब सिखाती है कि रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक गंभीर काम है। इसमें सही लोगों को चुनना, कानूनी रूप से खुद को सुरक्षित रखना, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, लोगों से सही तरीके से बात करना और हर चीज का हिसाब रखना शामिल है। एकदम सही। ये सिर्फ एक बार का निवेश नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रबंधन का काम है। इसमें समय और ध्यान दोनों लगते हैं। या फिर अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो एक अच्छे प्रॉपर्टी मैनेजर को हायर करना भी एक विकल्प है, जिसके बारे में भी किताब में बात की गई है। हाँ, वो भी एक रास्ता है। पर चाहे आप खुद करें या किसी और से करवाएं, ये समझना जरूरी है कि ये एक बिजनेस है। बिल्कुल। तो आखिर में जैसा किताब कहती है, ये बिजनेस है, इमोशन नहीं। तो इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है। पूछिए। एक सफल प्रॉपर्टी मैनेजर बनने के लिए किसी व्यक्ति को अपने सोचने के तरीके में, अपने नजरिए में वो सबसे बड़ा बदलाव क्या लाना होगा ताकि वो भावनात्मक फैसलों से ऊपर उठकर एक अनुशासित पेशेवर मैनेजर की तरह काम कर सके? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद वो बदलाव है खुद को सिर्फ मालिक समझने की जगह एक सेवा प्रदाता और प्रबंधक के रूप में देखना, जो नियमों, प्रक्रियाओं और व्यावसायिकता को प्राथमिकता देता है।